हे मैन लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोग के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। जिया जो रियांश की बातों को समझ नहीं पाए थे और उसे लगा था कि रियांश 5 मिनट में क्या ही कर लेंगे। जिया भी हाँ तो बोल देती है, लेकिन तभी जिया के दिमाग में कुछ आता है और वो रियांश को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, यू कैन नॉट टच मी विथ योर हैंड्स। रियांश अपने चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, इतना चीपस्टर नहीं हूँ मैं, और वैसे भी मैं तो तुम्हें अपनी बातों से वेट कर दूँ, हाथ लगाने की जरूरत भी ना पड़े मुझे। जिया जो इस तरह रियांश को इतना कॉन्फिडेंट होता देख करके हल्का सा मुस्कुराती है और फिर तुरंत ही पीछे जाते हुए कहती है, तो ठीक है फिर दिखाइए अपना टैलेंट, कैसे कर सकते मुझे अराउज। रियांश जो बेड से नीचे उतरते हैं और थोड़ी देर के लिए वो रूम के बाहर चले गए थे। वहीं जिया जो हैरान होकर के रियांश की हरकत को नोटिस करती और फिर अपने ही सर पर मारते हुए कहती है, बुद्धू कहेंगे, मजाक कर रहे थे वो शायद। खामखा मैं भी सीरियस होने लगी और फिर वो अपने ही दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, दिल संभल जा जरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो जिया? तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। अभी वो आगे खुद को समझा पाती उससे पहले ही रियांश जो रूम के अंदर एंटर हुए थे। रियांश के हाथों में इस वक्त आइसक्रीम टब था, जिसे देखकर जिया जो उनको देखते हुए पूछती है, तो 5 मिनट आप बैठकर ये आइसक्रीम खाने वाले हैं, ये क्या मजाक है? वही रियांश अपने सिर को हाँ मिलाते हैं और उसका एक स्पून जो कि अपने होठों से लगाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा मैं वाकई में ये सब करने वाला हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। और वो अब बेड की तरफ अपने कदम को बढ़ा लिए थे। वो उसके सामने आकर बैठते हैं और फिर जिया से कहते हैं, चॉकलेट फ्लेवर है, पसंद है तुम्हें? वही जिया जो वही जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है, आओ। उसने अपना मुंह खोला ही था कि तभी रियांश जो धीरे से अपने होठों को उसके होठों की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, ओके टेक इट। लेकिन जिया जब अपना मुंह पीछे करते हुए कहती है, आइसक्रीम खाना था मुझे। वही रियांश कहते हैं, है मेरे मुंह में थोड़ा बहुत, टेस्ट कर लो। जिया जो नाक से घोरते हुए कहती है, छी, लाइए मुझे दीजिए, मेरे सामने बैठ करके आइसक्रीम ठूस रहा है। अब धीरे धीरे वो आइसक्रीम भी मेल्ट हो रहा था। रियांश सही मौका दे करके उस पूरे आइसक्रीम टब को जिया के ऊपर ही गिरा दिए थे। जिया इस वक्त गलती से ही ब्लैंकेट से बाहर आ चुकी थी। आंखों का सारा फोकस इस वक्त आइसक्रीम पर था और अब उसके पूरे शरीर के हर एक पार्ट पर वो आइसक्रीम फैल चुका था। रियांश स्पून को साइड में फेंकते हैं और उसके साथ ही उस टब को भी साइड में रखते हुए जिया की तरफ आते हुए कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने? भाई जिया जो कहती है, छी, ये क्या कर दिया आपने? मैंने खाने के लिए मांगा था, उससे नहाना नहीं था मुझे। रुकिए मैं नहा कर आती। लेकिन तभी रियांश उसको रोकते हुए कहते हैं, 5 मिनट के लिए तुमने खुद को सरेंडर कर दिया मुझे, लेट मी हेल्प यू। जिया जो रियांश को रोकते हुए कहती है, आपसे कहा था यू कैन नॉट टच मी विथ योर हैंड्स। लेकिन रियांश उसकी बात ना सुनते हुए अपने दोनों हाथों को बेड पर टिकाते हैं और जिया की तरफ आते हुए उसके गर्दन के पास अपने होठों को ला करके धीरे धीरे उसके सारे आइसक्रीम को अपने होठों से ही टच करते हुए लीक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रियांश के होंठ जिया की गर्दन पर पड़े थे, उसकी सांस एकदम से अपनी फास्ट रिदम पकड़ ली थी और वो इधर उधर बेचैन होकर के मचलने लगती है। वो रियांश को रोकते हुए कहती है, नो प्लीज़ नो। वही रियांश जो धीरे से अपने होठों को उसकी गर्दन से ऊपर की तरफ रब करते हुए आते हैं और उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, अभी तो शुरू किया मैंने, 5 मिनट तो होने दो। और फिर वो धीरे धीरे जिया की गर्दन से नीचे जाते हुए उसके क्लिवस की तरफ पहुंच गए थे। जिया ने जो कपड़े अभी अंदर पहन रखे थे वो उसको बहुत अच्छी तरह से तो कवर कर नहीं पा रहे थे और अब जिया पूरी तरह से आइसक्रीम की वजह से कवर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद को ब्लैंकेट के अंदर भी नहीं छुपा सकती थी। ठंडा ठंडा आइसक्रीम जो कि जिया के गर्म बदन की वजह से और ज़्यादा पिघलना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी रफ्तार में धीरे धीरे मेल्ट होकर के जिया के बॉडी के नीचे की तरफ जा रहा था। श्रेयांश भी धीरे धीरे क्लीवेज से नीचे आते हुए जिया के पेट और फिर धीरे धीरे अंडर थाई के पास आ जाते हैं। वैसे रियांश ने एक बार के लिए भी जिया को अपने हाथों से टच नहीं किया था, जैसा कि जिया का शर्त था। जैसे ही रियांश जिया के अंडर थाई तक पहुंचते, जिया तुरंत ही उनके बालों को पकड़ते हुए कहती है, नो नो दिस इज चीटिंग। मैंने कहा था यू कैन नॉट टच मी।
रियांश धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखते हुए कहते हैं, कम ऑन, आई एम नॉट टचिंग यू विद माई हैंड्स। जिया जो कहती है, देन व्हाई आर यू गोइंग डाउन एंड व्हाट आर यू गोना डू। वह रियांश रिकाइविंग करते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, आई एम गोना वर्शिप माई गॉडेस, लेट मी डू इट। और अब जिया की सांसें उसके होठों के थ्रू बाहर की तरफ आ रही थी और वह अपना मुंह खोल करके जोर जोर से सांसें भरते जा रही थी। और अब जिया धीरे धीरे जिया की सिसकियाँ जो रियांश के कानों तक पहुंच रही थी। जिया जो 4-5 बार बेड पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, ओके नाउ नाउ डन डन डन, ओके आई एम डन, मैं हार गई। जैसे जिया ने बोला था, रियांश की नज़र जो क्लॉक पर जाती है और फिर वो जिया से कहते हैं, 1 मिनट 40 सेकेंड स्टिल लेफ्ट जिया, कंप्लीट तो करने दो 5 मिनट। लेकिन तभी जिया जो रियांश के बालों को ज़ोर से पकड़ते हुए उनके चेहरे को अपने करीब ला करके कहती है, हार मान गई मैं, यू डोंट नीड टू। वह रियांश जो एक कातिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए जिया से कहते हैं, अभी तो मैडम लगा हुआ है जिया। वही जिया जो कहती है, तो शावर ले लेते हैं ना, अब ऐसे आप कब तक क्लीन करते रहेंगे। बात सुन करके रियांश अपने सिर को मिलाते हुए कहते हैं, एज यू कमांड माई मैडम। जो वैसे भी रियांश के टच से इतना ज़्यादा खुद को काम और इतना अच्छा महसूस कर रही थी। जैसे ही रियांश ने उसे अपनी गोद में उठाया था, जी अपने चेहरे को ले आकर के रियांश के गर्दन के पास छुपाती है, हाथों को धीरे धीरे रियांश के गालों पर टच कराने लगती है और वो रियांश को देखते हुए कहती है, आपने क्लीन शेव कर लिया, क्या बात है। वही रियांश कहते हैं, ड्यूरिंग हस्बैंड। वही जिया जो धीरे से खड़ी होती है और अब वो दोनों लोग बाथरूम के अंदर आ गए थे। रियांश जैसे शावर ऑन कर दिया था। जिया जब अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, हाउ स्वीट, आपको लग रहा था मेरे गाल में चुभेगा राइट। लेकिन जो उसकी गलतफहमियां दूर करते हुए अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली नहीं, तुम्हारे गाल को चुभेगा तो एक पल के लिए तुम बर्दाश्त कर सकती हो, बट कहीं और नहीं चुभना चाहिए राइट। वही जिया जो कहती है, कहाँ। रियांश हंसते हुए कहते हैं, ऑन योर लिप्स, यू अंडरस्टैंड ना वो कितना सॉफ्ट एरिया होता है। जिया पहले तो अपने होठों को टच कर रही थी, लेकिन जैसे रियांश ने ये बोला था, जिया झट से उनसे हल्का सा दूर होते हुए कहती है, हट गंदे। वही पानी का बूंद बूंद जो जिया के शरीर से नीचे की तरफ होकर गुजर रहा था और साथ में उसके सारे आइसक्रीम जो कि उसके शरीर पर लगे हुए थे वो भी अब हट चुके थे। पानी के साथ साथ रियांश भी जिया के शरीर के नीचे की तरफ जाने लगे थे। जिया जन को रोकते हुए कहती है, नो नॉट राइट नाउ। रियांश ऊपर की तरफ अपना गर्दन उठा करके जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, कम ऑन टेक इट ऑफ, तुम्हारी वजह से शेव किया मैंने। जिया जो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है, ओह छी, ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं, अजीब नहीं लगता। रियांश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, अच्छा लगता है मुझे तुम्हें इस तरह शर्माते हुए देखना। अब तुम्हें प्यार से खुद करें या फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपना हाथ। नहीं जिया जो कहती है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, आपको करना है आप कर लीजिए। धीरे से अपने होठों को जिया के नेवल के पास टच कराते हैं और धीरे धीरे वो उसको किस करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। अभी जिया कुछ अच्छा महसूस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से रियांश खड़े हो गए थे और वो जिया को जोर से कंट्रोल करते हुए कहते हैं, रहने देते हैं, किसी और दिन करेंगे। जिया जैसे ये सुनी थी, वो रियांश की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते हुए पूछती है, क्या हो गया। अच्छा तो लेकिन तभी जिया खींचते हुए कहते हैं, क्या अच्छा लग रहा था, नीचे कहाँ देख रही, इधर देखो, अच्छा लग रहा था ना। जिया जो शर्म के मारे दोबारा से अपने चेहरे को नीचे की तरफ करते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। वह रियांश जो कहते हैं, कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी कल तुमने किया था। और उसके गर्दन पर जोर से अपनी उंगलियां दबाते हुए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से मुझे अराउज करके छोड़ा ना तो जान लेना तुम्हारी क्या हालत करूँगा मैं। अगर करने का मूड नहीं रहता तो बंदे को परेशान क्यों करती हूँ। नाउ यू आर फीलिंग द सेम राइट माई बीवी। मैं जिया जो मुँह बनाते हुए कहती है, बहुत गंदे हैं आप, जाइए बात नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो पीछे की तरफ घूम गई थी। अब रियांश का काम हो गया था, उन्होंने तो जिया को परेशान कर दिया था। शावर तो लेने का सिर्फ एक बहाना था। वो भी अब शावर से हटते हुए जिया को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, चलो हो गया, और कितना नहाना है तुम्हें। लेकिन जिया का कोई जवाब नहीं देती।
रियाज भी उसके गुस्से को समझते हुए टॉवल को अपनी कमर पर रैप करते हैं और अपने बाल को दूसरे टॉवल से सुखाते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। उन्होंने ऊपर इस वक्त एक पुलोवर डाला हुआ था और नीचे वो एक ट्राउज़र पहनते हुए वही बाथरूम के डोर के पास आकर टिक गए थे। जिया भी बाथरूम से बाहर की तरफ आती है और उसने भी अपने आप को टॉवल में ही रैप किया हुआ था। रियांश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, टॉवल में काफ़ी अच्छी लगती हो तुम। जिया जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वही रियांश जो कहते हैं, अच्छा ठीक है मत करो, पर ये तो बता दो तुम खाओगी क्या। जिया जो बिनान की तरफ मुड़े कहती है, क्यों, आप बनाने जा रहे हैं। वही रियांश जो कहते हैं, मैंने तो सोचा है कि क्यों ना आज मैं ही आपके लिए कुक करूं। जिया जो गुस्साते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, कोई स्टाफ बना लेगी। रियांश कहते हैं, पर यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। जिया जो अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करती है और अपने आप से कहती है, जिया नो मोर पिगलिंग, अब तो मेल्ट नहीं हो सकती, कम ऑन। वो अपने कुछ कपड़ों को लेकर अभी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा ही रही थी, लेकिन अभी रियांश उसके कमर को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसे हवा में उठा करके एक राउंड लेते हुए कहते हैं, अब हो भी क्या गुस्सा, जब मैं करूँ तो प्रॉब्लम है और जब तुम करो तो। मैं सिर्फ तुम्हें वो रियलाइज़ कराना चाह रहा था, समझी। मैं जिया जो रियांश के हाथ को अपने आप से हटाते हुए कहती है, हट जा, ये क्या कर रहे हैं, टॉवल खुल जाएगा। उसने बहुत ही सीरियस नोट में कहा था। वही रियांश जो कहते हैं, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब जिया इस वक्त दूर ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को देख पा रही थी और वो शीशे से ही रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, और आप तो ऐसी बात करें जैसे आपने सब कुछ देख रखा है। रियांश उसके बालों को एक साइड में करते हैं और उसके गाल के पास आते हुए कहते हैं, याद नहीं है आपको जब गलती से टॉवल अपनी जगह से हट गया था। सब कुछ काफ़ी अच्छे से देख लिया था मैंने, प्रिटेंड कर रहा था कि नहीं देख रहा हूँ, पर बंदे की नज़र तो पहुँच ही जाती है ना ऐसी जगहों पर। शर्म से जिया तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे की तरफ करते हुए कहती है, बहुत हो गई आपकी फालतू बकवास, बंद करिए आप। मैं रियांश उसके बैग पर अपने नोज़ को धीरे धीरे रब करते हुए उसके बैग पर धीरे से होठ रखते हुए कहते हैं, साथ में कुक करते हो ना, तुम्हें तो खाना बनाना भी अच्छी तरह आता है। मेरी जिया जो कहती है, मन तो कर रहे हैं आपको आज फ्राई करके खा जाओ। मेरे रियांश जो कहते हैं, तो खा जाइए आपका ही। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी बीच में उन दोनों के इस अच्छे से मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हुए रियांश का फ़ोन बजने लगा था। रियांश जो गुस्से में उस फ़ोन को देखते हैं तो ये गौरव का कॉल था और फिर वो तुरंत ही फ़ोन काटते हुए कहते हैं, ये पागल लड़की को पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया मेरा। जिया जो रियांश की तरफ देखती है और उनकी तरफ ही टर्न होते हुए कहते हैं, फ़ोन था तो उठा लेना चाहिए था ना, कुछ ज़रूरी भी तो हो सकता है। मेरे रियांश जो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और हम दोनों की इतने इम्पॉर्टेंट बातें चल रही हैं इस वक्त, और क्या ज़रूरी हो सकता है। हम दोनों साथ हैं, काफ़ी है, बस साइड में रखते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे। मेरी जिया जो कहती है, सुनिए। रियांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, सुनाइए। मेरी जिया जो रियांश के एक हाथ को अपने हाथ में लेती है और अपने दिल के पास रखते हुए कहती है, बेचैनी सी हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, आप एक बार फ़ोन कर लीजिए ना घर पर। मेरे रियांश जो कहते हैं, पागल हो गए हो तुम, और मुझसे दूर जाने का बस बहाना चाहिए तुम्हें, हाँ। लेकिन तभी रियांश उसके चेस्ट से अपना हाथ हटा करके धीरे से अपने कानों को उसके सीने के पास लाते हुए कहते हैं, ज़रा सुनाओ तो मुझे भी अपनी धड़कन। लेकिन तभी जिया जो रियांश के फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपका फ़ोन दोबारा से बज रहा है, इस बार उठा लीजिएगा, हाँ। मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। वही रियांश जिया को रोकते हुए कहते हैं, अरे सुनो यार, खामखा क्यों परेशान। लेकिन तभी जिया जो कहती है, उठा लीजिए फ़ोन, ज़रूरी भी हो सकता है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और वो अपने कपड़े चेंज करने चली गई थी। रियांश जो दोबारा से गुस्से में फ़ोन को देखते हैं तो ये वेदिका का कॉल था। गौरव का कॉल भले ही एक पल के लिए रियांश न उठाते, लेकिन वेदिका की कॉल को वो कैसे मिस कर सकते थे। और वो फ़ोन को उठाते हुए अभी अपने कान पर लगाए ही थे कि तभी दूसरी तरफ से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। सब लोग वाशना वाशना करके चिल्लाए जा रहे थे। वहीं तरफ से रियांश जो गुस्साते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, हेलो वेदिका। वहीं वेदिका जैसे ही रियांश की आवाज़ सुनती है वो तुरंत ही फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहती है, भाई 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 वो वाचना। वहीं जैसे ही रियांश ने वाचना का नाम सुना था वो भी थोड़ा घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ उसे। वेदिका, यास क्या हुआ उसे। वेदिका जो कहती है,
भाई वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। सुबह से उसने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है और अब तो अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। भाई प्लीज़ आप आ जाइए घर। वह रियांश काफ़ी गुस्से में फ़ोन को कट करते हैं और उसे ऑलमोस्ट बेड पर फेंकते हुए तुरंत ही अपने कपड़े को पहनना शुरू कर देते हैं। जिया भी अभी आराम से अपने बालों को पोंछते बाहर की तरफ आ ही रही थी, लेकिन तभी रियांश को इतना जल्दी जल्दी हरकत करता देख करके उनके पास आते हुए कहती है, क्या हुआ?" रियांश का चेहरा जो गुस्से से पूरी तरह से लाल होकर तमतमाया हुआ था और वो जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, बताने का वक्त नहीं है, जल्दी घर चलो। और वो जिया का हाथ पकड़े हुए उसको अपने साथ ले जाने लगे थे, लेकिन तभी जिया जो रोकते हुए कहती हैं, एक मिनट, मेरा फ़ोन।" और वो दौड़ कर अपने फ़ोन के पास आते हैं और उसे लेकर के दोबारा से रियांश के साथ उनके पीछे पीछे आने लगी थी। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। वहीं जिया जो पूछती है, हुआ क्या है? आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। वहीं रियांश जो कहते हैं, वाजना। वहीं जिया जो हैरानी से पूछती है, वाजना? क्या हुआ उससे? ठीक है ना वो? उस डॉक्टर ने तो कहा था कि वो नॉर्मल। मेरे यहाँ से कहते हैं, डॉक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं है, उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है। पता नहीं क्या सोच रही होगी और किस हालत में होगी वो। दूसरी तरफ मेंशन में बुरा हाल था। सब लोग वाजना के दरवाजे के पास टिके हुए थे और वहीं इस बारे में मृदुल ने वीर और दर्शन को भी इन्फॉर्म करवा दिया था, जो कि राजनंदिनी और शिवराज के साथ ही मेंशन पहुंचते हैं। वो लोग रियांश के आने से पहले ही वहां पर मौजूद हो चुके थे। दर्शन, वीर जो कि काफ़ी तेज़ी में अंदर आ रहे थे और साथ ही शिवराज भी। लेकिन वहीं राजनंदिनी जी जो अपने कदम को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। वह लूसीफर भी अब चलने फिरने की हालत में आ चुका था और वो जैसे ही राजनंदिनी को देखता है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में उनकी तरफ दौड़ता, लेकिन तभी उनकी केयर टेकर जो आकर के उसको अपनी गोद में उठा ली थी और वो प्यार से लूसीफर के गुस्से को शांत करने लगती है। लेकिन बार बार लूसीफर जो राजनंदिनी की तरफ ही अपने दांत को दिखाया जा रहा था। राजनंदिनी जी जो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसे घूरते हुए कहती हैं, संभालो तुम खुद को, एक बार बच गए उसका मतलब ये नहीं कि हर बार बच जाओगे। वो टेकर जो अक्सर इंग्लिश ही बोला करती थी और उसको हिंदी की भाषा कुछ खास ठीक तरीके से समझ नहीं आती थी, लेकिन राजनंदिनी की बात और उसके टोन में उसे कुछ तो अजीब लगता है जो कि वो बुरी तरह से समझ नहीं पाई थी। सब लोग ऊपर की तरफ हल्ला मचा रहे थे। राजनंदिनी जी भी जैसे तैसे करके चढ़ती हैं। वहीं राधिका और मृदुल भी आकर के उनको संभाल रही थी। प्रार्थना जी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। दूसरी तरफ रियांश जो फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहे थे। वैसे मुंबई का ये हाल था, लेकिन लखनऊ में भी सब कुछ ठीक नहीं था। दूसरी तरफ से जिस तरह से मुंबई में यहाँ पर आफत मची हुई थी रियांश के मेंशन में, दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल जयशंकर तिवारी के घर में भी था, क्योंकि श्वेता जी को अब काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गया था और विश्वास तुरंत ही इस बारे में आकर के जयशंकर तिवारी को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस वक्त अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो विश्वास की बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। विश्वास दोबारा से अपने भाई को इस बारे में बताते हुए कहते हैं, उसकी तबीयत खराब हो रही है भाई, आप सुन रहे हैं? लेकिन फिर वो जैसे ही जयशंकर तिवारी की आवाज़ सुनते हैं और उन्हें समझ में आता है कि वो इस वक्त किस बारे में बात कर रहे हैं, वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और वो पीछे ही छुपकर जयशंकर तिवारी की बात पर ध्यान देने लगे थे कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जयशंकर तिवारी के मुंह से इस वक्त जिया का नाम सुना था। जयशंकर तिवारी तो इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं दिए थे कि उनके पीछे इस वक्त विश्वास जो कि खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। और जैसे ही जयशंकर तिवारी के उस घटिया प्लानिंग के बारे में विश्वास जी को पता चलता है, वो तुरंत ही अपने कदम को पीछे की तरफ मोड़ देते हैं और वो बिना उनको इन्फॉर्म किए ही अब श्वेता जी को अपने गोद में उठा करके गाड़ी में ले जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर सके। एक तरफ विश्वास के दिमाग में अब श्वेता जी की टेंशन और दूसरी तरफ जिया की जिंदगी और मौत का सवाल। दूसरी तरफ मुंबई में रियांश और जिया भी अब मेंशन में पहुंच चुके थे। वहीं रियांश और जिया तुरंत ही अंदर की तरफ आ गए थे। जैसे ही रियांश बाहर की इस भीड़ को देखते हैं, वो तुरंत ही कुणाल को अपने पास जोर से बुलाते हैं, कुणाल। कुणाल भी भागते हुए आता है और वही रियांश के सामने खड़ा होते हुए कहता है, सर वो दरवाज़ा नहीं खोल, पता नहीं अंदर क्या कर रही होगी वो, प्लीज़ प्लीज़ सर, उसे किसी भी हालत में बचना होगा, अगर उससे कुछ हो गया तो। वो इतना ज़्यादा वासना की कंडीशन को लेकर के घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। उसके हाथ जो रियांश के सामने जुड़े हुए थे, रियांश उसकी आंखों के इमोशन को समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं कि मैं बाहर जाकर के उसके सामने गिर गिरा। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनेगी। उसे कोई
ऐसा सच पता चला है जो उसे तोड़ने के लिए काफ़ी है, और हम लोग इस वक्त उसे संभाल नहीं पाएंगे। और रियांश तुरंत ही कुणाल से अपनी गन मांगते हैं और वो बाहर के साइड में आ गए थे। बाहर से एक बड़ी सी खिड़की थी। दरवाजे का लॉक तो किसी भी हालत में टूटने से नहीं रहा था, लेकिन खिड़की जो कि खुलने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी। रियांश तुरंत ही अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और एक साथ उस खिड़की पर फायरिंग शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस तरीके से कि फायर की सारी गोली जो कि ऊपर सीलिंग की तरफ जाए, क्योंकि नीचे वाशना भी हो सकती थी। अगर उसे गलती से भी गोली लग जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। फायर एक बहुत सारे बुलेट्स मारने के बाद जाकर के उस खिड़की का थोड़ा सा कांच टूटा था। रियांश उन सबको रोकते हैं और तुरंत ही अपने हाथों से ही उस कांच को बार बार मारने लगते हैं, और तब तक वो उस कांच को अपने हाथों से मारे थे जब तक वो पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हो गया। वो जैसे ही अंदर की तरफ पूरी तरह से खुलता है, तुरंत ही रियांश जो कि उसके डोर फ्रेम को खोलते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं। उनकी नज़र जैसे ही नीचे गिरी वासना पर जाती है, वो तुरंत ही अंदर से दरवाज़ा अनलॉक करते हैं और उसे अपने गोद में उठा करके तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहीं जिया भी उनके पीछे पीछे आने लगी थी, लेकिन तभी रियांश जो जिया को वहीं रोकते हुए कहते हैं, तुम मॉम को संभालो। कुणाल और रियांश जो कि वासना को लेकर के तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। गौरव भी उन लोगों के साथ ही था। वही प्रार्थना जी जो बार बार अपनी बच्ची को देखना तो चाह रही थी, लेकिन कोई भी वासना की इस कंडीशन को प्रार्थना जी के सामने नहीं ला सकता था, और इस वक्त वासना को हॉस्पिटल में होना ज्यादा जरूरी था। जिया जो उनके सामने ही आकर के झुक कर बैठते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे मम्मी जी। वही प्रार्थना जी जो कहती है, पता नहीं उसने फोन में ऐसा क्या देख लिया, उसने अचानक क्या कर दरवाजा बंद कर दिया, और मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा ना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी जान है उसमें। जितेंद्र जी भी बार बार प्रार्थना जी को यही समझाए जा रहे थे, और वो उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसे संभालें, वहां जाकर अपनी बच्चे को देखें या फिर यहाँ आपको, आप इतनी कमजोर नहीं बन सकती। वही प्रार्थना जी उनके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये सब देखने के बावजूद भी मैं अपने आप को संभाल पाऊँ, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। वही जिया समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक से वासना को ऐसा क्या पता चला और उसने ऐसा फोन में क्या देख लिया जो उसकी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगी। राजनंदिनी जी भी धीरे से प्रार्थना जी के बगल में नीचे ही बैठती हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए धीरे धीरे उनके सर पर हाथ फेरने लगती हैं, और वो धीरे धीरे कहती हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, आखिर उसने ऐसा क्या देखा अपने फोन में। और ये बोलते हुए वो जिया की तरफ ही देखे जा रही थी। बार बार लूसीफर अपनी खून भरी निगाहों से राजनंदिनी जी को खा जाने वाली नजर से घूर रहा था, लेकिन वो तो केयरटेकर और आसपास के माहौल ने उसे अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर रखा था। वो भले ही एक जानवर था, मगर इतना सेंसिटिव और इतना स्मार्ट था कि उसे अच्छे से पता होता था कि किस माहौल में क्या करना है। दूसरी तरफ विहान को भी इस बारे में तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और वो पहले से ही स्ट्रेचर वगैरह रेडी करके सारे डॉक्टर्स को अपने साथ बुलाकर रखा था। जैसे ही रियांश, कुणाल और गौरव हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तुरंत ही वासना को स्ट्रेचर पर लिटा करके इमरजेंसी वार्ड में लेते जाया जाता है। विहान तो उसका क्योर नहीं करता, लेकिन बाकी के डॉक्टर तुरंत ही वासना के साथ ही अंदर चले गए थे। वही रियांश अपने कंट्रोल को खोते हुए कुणाल को घूरते हुए कहते हैं, अगर तुमने मेरी बहन को। वही कुणाल जो कहता है, सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो खुद। वही गौरव जो कहता है, किस बारे में बात हो रही है और क्या पता चल गया उसे, आखिर फोन देखकर वो इतना कैसे बौखला सकती है, हुआ क्या है, मुझे भी तो कोई। वही रियांश जो कहते हैं, इससे यहाँ से हटाओ, खामखा मैं मार दूंगा इसे। वही रियांश को कंट्रोल करते हुए कहता है, रियांश सब कंट्रोल में आ जाएगा, डोंट वरी। वही रियांश जो कहते हैं, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्ची जैसी है वो, मैंने अपनी बच्ची समान पाला है उसे, मेरे सामने अगर उसे कुछ हो गया और मैं उसे बचा नहीं पाया तो। जो रियांश की परेशानी को अच्छी तरह से देख पा रहा था, और वो रियांश को संभालते हुए कहता है, बस 15 मिनट लगेगा, वो ठीक हो जाएगी, होश में आने में उसे 1 घंटा लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ अभी जहर काम नहीं किया है। जैसे रियांश ने यह सुना था, वो विहान की तरफ देखते हुए पूछते हैं, जहर, उसने जहर। वही विहान जो कहता है, उसने खुद को पॉइजन देने की कोशिश की, उसके चेहरे से समझ में आ रहा था, पर डोंट वरी,
यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, सब ठीक हो जाएगा। वही रियाज जब गुस्से में रेलिंग पर इतना जोर से मारते हैं कि उनके अपने ही हाथ में, जो कि पहले से ही जख्मी था, उस पर और ज़्यादा जख्म लग जाता है और खून जो कि अब उनके हाथों से नीचे गिरते हुए रेलिंग से टप टप नीचे छू रहा था। और वो काफ़ी गुस्से में ही उस रेलिंग को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, वासना को ये जिसने भी बताया है ना, वो मेरे हाथों से बुरी मौत मरेगा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी उसे।